वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। अभी हम अरिहंत जी के वन लाइनर का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में आज हम चालू करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। देखो, बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर इज़ द टॉपिक। हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हीट क्या होता है? So basically heat is nothing but a form of energy. Heat is nothing but a form of energy. हमने देखा होगा कि form of energy light is also a form of energy. Similarly heat क्या है? एक form of energy है। देखो, due to the temperature difference which form of energy transferred? Heat। देखो, हीट एक हमने पढ़ लिया कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, सपोज़ कीजिए एक बॉडी है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ सर्टेन एक्स है और यहाँ पर टेम्परेचर वाई है और एक्स इज़ लेस देन वाई है। मतलब क्या है कि वाई का टेम्परेचर एक्स का टेम्परेचर वाई से ज़्यादा है, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? इस साइड। तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसी को हम बोलते हैं हीट। इसका एग्जांपल हम इससे लेते हैं, आपने देखा होगा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। जो लैंड ब्रिज रहता है, सपोज कीजिए ये लैंड है और यहाँ पे सी है, तो जब दिन में जो लैंड रहती है वो गर्म रहती है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी से ज़्यादा है, तो हीट इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसी को हम बोलते हैं हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस से जब होगा तो हीट क्या होगी? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। नाउ अब हमने ये पढ़ लिया कि हीट होती क्या है। अब ये हीट को मेज़र कैसे करते हैं, किस फॉर्म में इसको हम मेज़र करें? तो देखो, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, जो हीट है वो मेज़र होती है कैलोरी में। किस में मेज़र होती है? कैलोरी में। वो जो कैलोरी की डेफिनेशन है वो यहाँ दे रखी है। तो कैलोरी इज नथिंग बट हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। उसी को हम बोलते हैं 1 कैलोरी। तो हमने ये पढ़ा कि हीट होती क्या है, उसकी यूनिट कैलोरी क्या होती है और कैलोरी की डेफिनेशन क्या है। और नेक्स्ट देखो, हाउ मच कैलोरीज आर देयर इन 1 जूल। अब 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में होती है 0.24 कैलोरीज। नेक्स्ट, विच क्वांटिटी मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हम बोलते हैं कि ये बॉडी 23 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 23 डिग्री, इसका -5 डिग्री सेल्सियस है। तो बेसिकली हम क्या मेज़र कर रहे हैं? हम इसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं कि हाँ, अगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है तो ये बॉडी क्या होगी? कोल्ड होगी। ऐसे अगर बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और अबव, तो जो बॉडी क्या होगी? हॉट होगी। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या मेजर करता है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव इन लेबोरेटरी? कितना? 10⁸ केल्विन। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन्स कोर? सन्स का जो सन का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 10⁷ kg। जो सन होता है इसके बीच में जो कोर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? 10⁷ kg। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन? कितना होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? कोर का टेम्परेचर वो कितना था? 10⁸ केल्विन। अब ये आउटर मोस्ट लेयर इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 केल्विन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? जब आपको कोई फीवर नहीं होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो बॉडी है उस टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310.5 के केल्विन। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, एट वॉट टेम्परेचर डस लिक्विड मर्क्यूरी सॉलिडिफाई? देखो, हमको पता है जो मर्क्यूरी क्या है? एक लिक्विड है। तो मर्क्यूरी लिक्विड जब सॉलिडिफाई मतलब होना कि वो सॉलिड में कब कन्वर्ट होती है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब लिक्विड मर्क्यूरी जो सॉलिडिफाई हो जाती है? तो वो है 39 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब एल्कोहल जमने लग जाता है उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और वो कितना होता है? 115 डिग्री सेल्सियस। एट वॉट टेम्परेचर डज द प्योर वाटर फ्रीज? मतलब क्या हुआ इसका कि प्योर वाटर जो होता है वो कौन सा टेम्परेचर पे जमने लग जाता है? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जैसे वाटर 3 फॉर्म में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो स्टीम के फॉर्म में,
तो जो है वाटर फ्रीज किस टेम्परेचर पर होता है 0 डिग्री, और बॉयल किस टेम्परेचर पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है? बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, मूव करना बंद कर देंगे, वो स्टेशनरी हो जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल, कितने, -40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको समझना कि ये कैसे आया। देखो, जब भी हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से रिमोट, 4 तरह की स्केल टेम्परेचर में यूज़ होती है, उसको कन्वर्सन करना आपस में, तो उसका फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, देखो C माइनस लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट क्या होती है सेल्सियस स्केल की 0 डिग्री, अपॉन हाईएस्ट मतलब हाई C -0, और हाईएस्ट लिमिट कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस। वापस उसमें से माइनस करेंगे 0, मतलब लोवेस्ट। सिमिलरली जो होता है अपना फ़ारेनहाइट, उसकी लोवेस्ट लिमिट कितनी होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट कितनी होती है 212 -32। सिमिलरली केल्विन की जो है तो लोवेस्ट कितनी होती है 273, और हाईएस्ट होती है 373, और लोवेस्ट कितनी होती है 273। ये जो फॉर्मूला है, इसी से सारे जो अपना जो एक दूसरे में कन्वर्जन पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, C/100 फ़ारेनहाइट का F -32, और 212 -32 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से ये गया तो कितना हो गया 80, मतलब कितना हो गया 180। मतलब इसको 0 से 0 5 जा 9 जा, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं C/5 F -32/9। अब देखो यहाँ पर पूछा है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस पे इक्वल होता है, इक्वल किस पे होता है, ये -40 डिग्री सेल्सियस पे। इक्वल मतलब क्या हो गया, इक्वल मतलब हो गया कि सपोज करो C को भी हम F मान लेते हैं, तो कितना हो गया 9F -5F -5 × 32 कितना हो गया, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, मतलब 140। अब ये उधर गया 5 -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। C/100 डिवाइडेड बाय 520 100 F -32/180। अब 180 कैसे आया 212 -32। देखो अब ये -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटीग्रेड के। तो अब इसको आप ऐसा वैल्यू रख के भी देख सकते हैं कि हाँ, अगर मैं -40 डिग्री सेल्सियस लिखता हूँ तो क्या फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा क्या। तो फिर 0 से 0 ये हो गया -40, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया -4, और यहाँ पे कितना हो गया F -32 डिवाइडेड बाय ये 0 तो कैंसिल हो गया 18। देखो अब 18 × 4 कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 4 कम 4 3 7 72 -32, तो कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का। तो ये प्रूव हो गया कि जो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्केल इक्वल होती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल्सियस स्केल कितना होता है, सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल, हाँ मतलब C-0 100 -0। केल्विन का लोवेस्ट लिमिट कितनी थी, इक्वल्स टू 273.15 होता है, और 373 - 273, तो ये माइनस करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा C = K - 273, या फिर इसको K के फॉर्म में लिखा है इन्होंने, तो K = C + 273, C + 273, दैट इज द रिलेशन। नाउ ऑन विच टेम्परेचर स्केल द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव। तो किस पे नहीं होती, केल्विन स्केल पे। तो इस पर टेम्परेचर नेवर नेगेटिव होता है। केल्विन कहाँ से चालू होता है, 273 से 373 तक। तो इस पर केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट,
एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल रीच द सेम, किस पे, -574.25 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे हुआ ये, देखो एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछा, मतलब फ़ारेनहाइट का हमको पता है कि लोअर लिमिट होता है 32 अपॉन 180, केल्विन का 273 अपॉन में माइनस करने पर 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब अगर आप इसको यहाँ पे के की जगह केल्विन को यहाँ पे 574 रखेंगे इसको, तो जो एफ आ जाएगा वो भी 574 आ जाएगा। इस पर ये डिसाइड मतलब से पता चलता है कि -554 डिग्री .25 पे डिग्री पे केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, एट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिक, वो दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर वो कितना मेजर कर सकता है, तो कितना 110 फ़ारेनहाइट या 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इससे ये कैसा आया बाई यूजिंग का फॉर्मूला। नेक्स्ट, ड्यू टू विच रीज़न एल्कोहल थर्मोमीटर इज़ बेटर देन मर्क्यूरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को अगर हम देखेंगे तो थर्मोमीटर का काम क्या है, सपोज कि ये थर्मोमीटर है, इसमें मर्क्यूरी अगर भरा हुआ है तो थर्मोमीटर को जैसे ही हीट लगेगी तो मर्क्यूरी एक्सपांड करेगा, और यहाँ पे स्केल लगेगी कि कितना एक्सपांड करो, उससे हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर हम ये लिक्विड को अगर एक्सपांशन वाला यूज़ करें तो ये थोड़ी सी हीट मिलते ही एक्सपांड करेगा, तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हमें क्या होता है कि अल्कोहल थर्मोमीटर ज़्यादा एक्सपांशन शो करता है, इसलिए ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर से बेहतर है ड्यू टू ग्रेटर एक्सपांशन। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द सन्स टेम्परेचर। सन्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है, पायरोमीटर। क्या यूज़ होता है, पायरोमीटर। विच गैसेस आर यूज इन गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर क्या होता है, जिसमें मर्क्यूरी की जगह यहाँ पे क्या फिल कर दी जाती है, गैस फिल कर दी जाती है। तो बेटर गैस कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू शो द बेस्ट एक्सपांशन whenever it get hits, because that is why the hydrogen is used, and nitrogen is used because nitrogen carries triple bond, so it is difficult to break the nitrogen, so it also shows the accurate information. Next, what is refers to the water vapor in the atmosphere। देखो वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में तो होता है उसी का हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। सपोज कि ये एटमॉस्फेयर है, इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट है तो हम इसी को बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी। सपोज कीजिए इसमें कि ये एटमॉस्फेयर में 4 ड्रॉपलेट है तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। इसमें अगर वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। बेसिकली वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाई वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास फुल ऑफ आइस। देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब वाटर ड्रॉपलेट अपन सपोज कीजिए ग्लास है तो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं। आपने देखा होगा उसमें हम ठंडा पानी भरा तो ये जो ग्लास के आसपास जो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं वो आइस के क्यों हो जाते हैं। देखो होता क्या है, एयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ इट कंडेंस। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने एक गिलास लिया, इसमें आपने ठंडा पानी भर दिया, तो ये जो यहाँ की एयर है इसके आसपास जो एयर प्रेजेंट थी वो जब इस ग्लास से कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो इस एयर का जो इसके कॉन्टेक्ट में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो गैसेस से किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड, और यहाँ पे इसके वॉल्स पे जमा हो जाएगी। तो क्या एयर इन कॉन्टेक्ट क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द एयर हैविंग द मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, सैचुरेटेड एयर। मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर वेपर इन एयर। अब जो है अगर वाटर वेपर कंटेंट जो हो जाए हाईएस्ट पॉसिबल रेंज में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड एयर। मतलब उस पॉसिबल टेम्परेचर पे अब हम उसमें ओवर ह्यूमिडिटी मतलब ओवर वाटर वेपर नहीं ऐड कर सकते, तो वो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड एयर। तो क्या है, एयर हैविंग द मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी उसने जो मॉइस्चर कंटेंट कर लिया तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड एयर। नाउ विद राइज इन टेम्परेचर हाउ द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी चेंजेस, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सपोज करो इसकी है 5 ड्रॉपलेट्स, मतलब 5 ड्रॉपलेट्स जो है कवर कर सकता है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपांशन होगा, तो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ना हो कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
वाई डू द क्लॉथ टेक मोर टाइम इन डाइंग ऑन रेनी सीजन। देखो रेनी सीजन में जो हम कपड़े सुखाते हैं उसमें सूखने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी होती है रेनी सीजन में। सपोज़ कीजिए कि एक सनी डे है और यहाँ पे आपने कपड़े सुखाए, तो यहाँ पे क्या उसको सनलाइट मिल रही है और यहाँ पे सनी डे में क्या ह्यूमिडिटी उसके आसपास नहीं रहेगी। और अगर रेनी सीजन की बात करें, सपोज़ कीजिए आपके कपड़े, तो उसके आसपास के वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेगी, मतलब ह्यूमिडिटी रहेगी। उसके कारण क्या होगा कि सूखने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट, थर्मल एक्सपांशन। देखो थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, व्हाट इज़ नोन एज इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो जब भी हम किसी बॉडी का टेम्परेचर को, मेटल का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपांड होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, उसी को क्या हम बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल मतलब क्या, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब हीट दिया, और एक्सपांशन मतलब क्या, एक्सपांशन हुआ। तो थर्मल के कारण एक्सपांशन हुआ, इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। Now, what are the coefficient of aerial expansion related to coefficient of linear expansion? देखो linear expansion मतलब क्या होता है, change in length। aerial expansion मतलब change in area। तो change in area, change in length and change in volume। देखो वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है, गामा। तो तीन तरह के एक्सपांशन होते हैं, या तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, या उसका एरिया बढ़ेगा, या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो लेंथ बढ़ती है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, जो एरिया है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, और जो वॉल्यूम इंक्रीज होती है उसको हम करते हैं गामा से। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा, इनका रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3, 1:2:3। अब यहाँ पे पूछा है इन्होंने अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1:2 हो गया। मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बाय बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे पूछा वॉल्यूम एक्सपांशन और एरियल एक्सपांशन। अभी हमने पढ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 2:3। मतलब क्या हो गया, बीटा बाय गामा इक्वल्स टू 2:3। तो गामा कितना हो जाएगा, 3 बीटा अपॉन 2, 3 बीटा अपॉन 2। नेक्स्ट, A metal plate with a circular hole at the center is heated. What will happen to the area of a hole? देखो हमने पढ़ा थर्मल एक्सपांशन में अगर हम किसी को भी हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑब्वियस अगर ये मेटल है, इसमें एक होल है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा, हर साइड से एक्सपांशन होगा। तो ये जिसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि थर्मल एक्सपांशन हो रहा है। थर्मल एक्सपांशन होने से जो मेटल की प्लेट है वो इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, एरिया जो सर्कल का रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बस्टिंग ऑफ वाटर पाइप्स इन द कोल्ड कंट्री। देखो कोल्ड कंट्री मतलब बेसिकली कोल्ड कंट्री कह लो या कोल्ड टेम्परेचर कह लो, जब वाटर, ये पाइप है इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, जब फ्रीज होता है, ये फ्रीज होने के कारण क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है। फ्रीज होने के कारण एक्सपांशन से क्या होता है, पाइप्स में जो होता है क्रेक आ जाते हैं। तो जो कोल्ड कंट्री में वहाँ पर क्रेक क्यों आते हैं, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ वाटर ऑन फ्रीजेस। जब वाटर होता है उसको हम फ्रीज करते हो तो थोड़ा सा एक्सपांड होता है, उसी कारण वहाँ पे क्रेक देखने को मिलते हैं। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड, देयर कंटेनर एक्सपांड व्हेन हीटेड। देखो क्या बोल रहा है, ये डिफिकल्ट क्यों होता है, सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन मेजर करना टफ क्यों होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बिकॉज क्या होता है, देयर कंटेनर एक्सपांड व्हेन हीटेड। जो लिक्विड होता है, सपोज कि ये सॉलिड है, इसको हम हीट करेंगे तो एक्सपांड हो जाएगा। बट जो लिक्विड है, सपोज कि कंटेनर इसमें लिक्विड है, जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो इसके साथ साथ वाटर तो एक्सपांड होगा ही, इसके साथ ये जो कंटेनर है ये भी मिली सेंट मतलब बहुत माइक्रो में ये भी एक्सपांड होगा। इसलिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन लिक्विड का टफ पड़ता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। वाई आर द गैप्स लेफ्ट बिटवीन द सक्सेसिव रेल ऑन द ट्रैक। आपने रेलवे देखा होगा, रेलवे की जो ट्रैक रहती है वो इस टाइप की रहती है, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। पर ये गैप देते क्यों है, सपोज कि ये रेलवे ट्रैक है, तो ये जो गैप होता है, ये गैप देने का क्या कारण है, क्यों, क्योंकि जब हीट होती है जून के माह में, तो उस टाइम क्या होता है, जो थर्मल एक्सपांशन होता है, जो मेटल जो आप अपनी जो रेलवे लाइन से उसका थर्मल एक्सपांशन होता है। अगर हम इसको हीट नहीं देंगे, सपोज कीजिए हमने स्पेस नहीं दिया, हमने इसको कंटिन्यूस बना दिया, तो जो थर्मल एक्सपांशन होगा उसके कारण क्या होगा, ये ऊपर उड़ जाएगी, मतलब रेलवे ट्रैक कुछ ऐसे हो जाएगी।
इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा एक्सपांशन स्पेस दे देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, सपोज कीजिए ये अगर इसमें हीट लगे तो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, तो उसके कारण ये इतना पास आ जाएगा, पर ये बेंड नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि थर्मल एक्सपेंशन प्रिवेंट हो। नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ हाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस राइजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखो वॉल्यूम बेसिकली सपोज कीजिए ये वाटर है, इसको अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से राइज करता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब मैक्सिमम डेंसिटी मतलब क्या होगा, मिनिमम वॉल्यूम। क्यों, डेंसिटी, इसका डेंसिटी होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर मैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊँ अगर वाटर को, सपोज कीजिए वाटर है, इसको मैं अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊँ तो उसकी डेंसिटी कम होगी, सॉरी डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कुछ इस तरह का दिखने लगेगा ये। पर अगर मैं इसको 4 डिग्री से फर्दर हीट करूँगा तो अगेन एक्सपांड करने लगेगा। मतलब 4 डिग्री पे जो है मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है, मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है। हाउ द वॉल्यूम ये हो गया, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल हैपन टू इट्स वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि 0 डिग्री से अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊँगा तो डिक्रीज होगा, इसके आगे ले जाऊँगा अगर मैं 10 डिग्री तक तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही दे रखा, फर्स्ट क्या होगा, डिक्रीज देन इंक्रीज। अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। What is called the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन दे रखी है। देखो एक यूनिट मास के सब्सटेंस को अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एक यूनिट मास का जो सब्सटेंस होता है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है ना, हमें उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। यही स्पेसिफिक हीट की जो है डेफिनेशन है। नाउ विच लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, किसकी होती है, वाटर की। ये कैसे प्रूव होगा, आपने देखा होगा जब आप ठंड वगैरह में हाथ वगैरह तापते हैं तो उसमें अगर आप डिस्पोजल रखते हैं तो जो डिस्पोजल रखते हैं उसमें वाटर फिल है, तो जो डिस्पोजल है उसमें पानी क्या होता है, गर्म होने लग जाता है, पर ये जो डिस्पोजल है जलता नहीं है। पर अगर आपने उस पर सिर्फ डिस्पोजल रखा विदाउट वाटर तो वो तुरंत जल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या बहुत ज़्यादा है। तो जो आपकी हीट मिल रही है ये हीट जो है इसमें गिलास में मिल रही है, उसके बाद ये हीट जो है ग्लास से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वाटर के पास। पर जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ कि उसको हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी 1 डिग्री जो सेल्सियस राइज करने के लिए। उसके कारण जो इसके पास हीट आ रही थी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके कारण इसके ऊपर सफिशिएंट हीट नहीं मिल पाएगी और जो डिस्पोजल जलेगा नहीं। पर जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाएंगे जो वाटर है वो वाटर कहाँ पानी कम होता जाएगा, और जब वाटर पूरा कम हो जाएगा और वाटर स्टीम बन के उड़ जाएगा तो ये जो डिस्पोजल ये जलने लगेगा। तो यही कंसेप्ट है स्पेसिफिक हीट का। वाई वाटर इज यूज इन हॉट वाटर बेग्स। देखो हॉट वाटर बेग्स में वाटर की यूज़ होता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। Now what is the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole, वहाँ पे क्या था 1 यूनिट मास। सिमिलरली अगर हमने 1 मोल यूज़ कर लिया तो उसको क्या बोल देंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तो हमने पढ़ लिया, अगर मोल यूज़ कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा मोलार। अब चेंज इन स्टेट क्या होता है, देखो चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है, एक स्टेट का दूसरे मतलब जो एक फॉर्म है उसके दूसरे फॉर्म में। मतलब क्या हुआ, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, इन सब फॉर्म को आपस में चेंज होना उसी का हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है कॉल्ड चेंज इन स्टेट। तो देखो जो गैस होता है मतलब सॉलिड होता है उसको हम हीट करते तो वो लिक्विड में चेंज होता है, फर्दर उसको हीट करते तो गैस में चेंज होता है। अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन।
एग्जाम्पल क्या होगा, कैम्फर, कपूर देखा होगा आपने, सॉलिड होता है, उसको हीट करते तो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंजेस विद डिक्रीजिंग प्रेशर। क्या होगा, डिक्रीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो अगर प्रेशर जो है, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब समझिए ये है यूटेंसिल, इसमें वाटर भरा है, अगर हम इसका प्रेशर कम करेंगे, यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा था, अगर हमने प्रेशर क्या करा, डिक्रीज कर दिया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 100 सपोज कीजिए 80 हो गया, 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ ड्यू टू विच रीज़न इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुकड इन शॉर्टर टाइम। देखो जो प्रेशर कुकर होता है उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम हीट देते हैं तो जो अंदर का मटेरियल है उसी पे जो वो हीट गर्म होता है, और जो उसकी स्टीम होती है उसी से यहाँ पे हीट क्रिएट होती है। वो जो हीट है वो आपस में वॉल से टकरा के उसको जो मटेरियल है उससे टकराती है, उसके कारण क्या होता है, वो और जल्दी गर्म होने लग जाता है। यही कंसेप्ट है प्रेशर कुकर का अंदर का, ताकि अगर हम इस यूटेंसिल से उसको हम गर्म करेंगे और हम प्रेशर कुकर मतलब ओपन रख दें, इसको ढक्कन नहीं लगाएं, तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये क्या हो जाएगा, स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये इसमें गर्म होने में टाइम लगेगा, पर हमने इसको कैप से बंद कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, उसके कारण हमारा जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा। तो यही कंसेप्ट है प्रेशर कुकर का। अब ये बोल रहा है कि अगर प्रेशर कुकर फूड इज कुकड इन शॉर्टर टाइम, क्यों होता है, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस, उसके कारण क्या होगा, खाना बहुत जल्दी पक जाएगा। नाउ ड्यू टू विच रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज हाइट एल्टीट्यूड। देखो वहाँ पे क्या होता है, लो एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा जो प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, तो उसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। अगर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर वहाँ पे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई एल्टीट्यूड पर डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। देखो वेपर मतलब गैस समझे, वो लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। सब आपने सोच देखा होगा, जो गैस रहती है उसको अगर आप फ्रिज में रख दें किस प्रकार के, उसको मतलब आप ठंडा कर दें तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो अभी गैस, आपने वाटर वाला एग्जांपल समझा, तो एक ग्लास है, इसके आसपास जो एयर है उसको आपने क्या करा, इसमें ठंडा पानी भर दिया, तो ये आसपास की जो एयर है यहाँ की एयर से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पे क्या हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में इस वॉल पे चिपक जाएगी। तो ये गैस किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड के। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द फ्रीजिंग पॉइंट एज अ प्रेशर इंक्रीजेस। अभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो वाटर का वह पॉइंट जहाँ वाटर जमने लगता है उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लाइक तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स होगा। नाउ वाई डज द वाटर केप्ट इन अर्थन बीचर बिकम्स कूल इन समर। देखो आपने देखा होगा जो मटके में पानी भरा रहता है वो ठंड में, वो गर्मी में ठंडा क्यों हो जाता है, जो मटके का पानी होता है वो गर्मी में ठंडा क्यों हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, जो मटका होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स रहते हैं। जो मिट्टी का मटका रहता है उसमें छोटे छोटे से होल्स टाइप रहते हैं, मतलब बहुत माइक्रो, आप आँख से उसको नहीं देख सकते। उसके कारण क्या होता है, जो वाटर अंदर का होता है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, उसकी बॉडी से इवोपरेट हो जाता है, तो वाष्पीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो वाटर क्या वो इवोपरेट हो जाता है, उसके कारण जो अंदर का वाटर रहता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए इस वाटर को बाहर निकल के लिए, इवोपरेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किससे ले लेता है, यहाँ से एनर्जी वो लेके बाहर चले जाता है। तो इसके अंदर का जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि जो मटका होता है समर में उसमें पानी जो है वो ठंडा होता है।
नेक्स्ट क्या होता है लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट मतलब सिंपल सा है, लेटेंट मतलब हिडन हीट, हिडन हीट को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। देखो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होती है, जो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट। तो व्हाट इज रिफर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस ऑफ मैटर विद कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसका क्या बोलते हैं हम लेटेंट हीट। देखो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है एक सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस को चेंज करने में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उस हीट को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। नेक्स्ट, अब जो यूनिट होती है लेटेंट हीट की वो क्या होती है कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर ग्राम, जूल पर केजी, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी। नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड, लिक्विड समझिए वाटर है, उसको अगर एयर में या फिर गैस में चेंज करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसमें उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, कितनी होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। नाउ what is known as the amount of heat required to change a solid to liquid state without changing in temperature, latent heat of fusion। मतलब क्या हुआ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट, सॉलिड जो है उसको डायरेक्ट लिक्विड में चेंज करना, सॉलिड को लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हो रहा है मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना क्या हो रहा है फ्यूजन हो रहा है। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है इसको चेंज करने में उसको हम क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ what is the latent heat of fusion of ice, 80 कैलोरी पर ग्राम। देखो why burns caused by steam are much safer than the caused by boiling water। देखो जो बॉइलिंग वाटर होता है उससे अगर हम देखें हीट है वो ज़्यादा हार्मफुल रहती है, मतलब वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हीट पजेस करती है। उसका कारण क्या है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, उसके पास क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखो जैसे कि सपोज़ कीजिए ये वाटर है, इसको आप हीट करेंगे ये क्या बन जाएगा स्टीम। तो इस वाटर कुछ आपने गर्म करा और इस उसी टेम्परेचर पर स्टीम है, तो ज़्यादा हीट किसके पास पड़ेगी, ज़्यादा हार्मफुल कौन होगी स्टीम होगी। क्यों, क्योंकि उसके पास जो हीट रिक्वायर्ड हुई थी कन्वर्ट करने के लिए वाटर को स्टीम में वो भी उसके पास है, मतलब उसके पास क्या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, इसलिए हीट इज़ मोर हार्मफुल। नेक्स्ट, देखो वाटर इक्विवेलेंट और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट। देखो जब मास इनटू स्पेसिफिक हीट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या थी कैलोरी पर ग्राम, इनटू अगर मास की क्या होती है, अगर ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्या ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो जो यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी ग्राम या किलोग्राम। मास इनटू, थोड़ा कुछ गलत हुआ 2 मिनट, स्पेसिफिक हीट की क्या थी सॉरी लेटेंट हीट की थी कैलोरी पर ग्राम, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या थी जूल। हाँ या तो स्पेसिफिक हीट की तो यूनिट होती नहीं है, लेटेंट हीट की यूनिट होती है। तो अपना वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की कोई यूनिट नहीं होती, तो मास की जो यूनिट होगी वही जो होगी वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट हो जाएगी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट की यूनिट थी कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। देखो कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है हीट मेजरमेंट के लिए, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट और वी कैन से वन सोर्स टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
विच रिप्रेजेंट अ रिलेशन फॉर हीट लॉस इन कैलोरीमीटर। देखो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। यही प्रिंसिपल जो है जो कैलोरीमीटर जो है वर्क करता है। कैलोरीमीटर क्या करता है, हीट को मेजर करता है। देखो जो हीट है इस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ट्रांसमिशन होती है, तो वो ट्रांसमिट होने के तरीके कितने हैं, वो बहुत तरीक़ों से, 3 तरीक़ों से जो है हीट एक फॉर्म मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकती है। तो पहला कौन सा हो गया, कंडक्शन, एक हो गया कन्वेक्शन, एक हो गया रेडिएशन। इन 3 फॉर्म से हीट जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है। सॉरी। तो देखो पहला कंडक्शन है, तो पहला कंडक्शन का डेफिनेशन दे रखा, इन विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो ये जो मेटल है इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, अगर आपने हीट करा इसको तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल हीट होगा। अब ये मूव नहीं करेगा, इस पार्टिकल है ये अपना आगे वाले को पार्टिकल को हीट करेगा, वो अपना आगे वाले को, वो आगे वाले को, इस तरीके से पूरा जो मेटल है वो हीट हो जाएगा। पर यहाँ क्या एक्चुअल मूवमेंट हुआ पार्टिकल का, नहीं हुआ। एक अपने पार्टिकल अपनी पोजिशन पर ही, वो अपने ऊपर वाले को, वो अपने साइड वाले को, इस तरीके से पूरा मेटल जो है गर्म होगा, पर यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट कुछ नहीं हुआ है। तो इस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्शन, जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। देखो विच मेथड है मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसमिट किस फॉर्म से होती है, मतलब किस वे में होती है, रेडिएशन में। अब रेडिएशन का एग्जांपल क्या होगा, सन से जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपने सुना होगा। तो वो जो है मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ड्यू टू विच रीज़न आइस इज पैक्ड इन सोडस्ट। अब सोडस्ट क्या होता है, ये जो लकड़ी का जो काम फर्नीचर होता है, जो उसका डस्ट निकल जाता है आखिरी में, मतलब लकड़ी का जो चूरा उस टाइप का, उसको हम बोलते हैं सोडस्ट। तो जो आइस होता है, सपोज कि ये आइस है, इसके आसपास जो लकड़ी का जो चूरा है उससे ही क्यों इसको पैक किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो लकड़ी का चूरा है ये क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसके आसपास जो इसके अंदर से एयर होके आइस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो आइस के अंदर, इसके अंदर से आइस के पास जो है हीट चले जाती और ये जो मेल्ट हो जाता। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडस्ट। विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, रेडिएशन। सपोज कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो क्या यहाँ पर वैक्यूम होने से क्या उसको लाइट नहीं आएगी, क्या उसको धूप नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन है उसमें जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो मीडियम का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है। ऑन अ कोल्ड डे व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस, why the metallic cap of a fan becomes much colder than its plastic body। क्यों, क्योंकि वो मेटेलिक है, वो मेटेलिक क्या है, गुड कंडक्टर है, और ये क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर। इसलिए जो मेटेलिक जो आप पेन है उसको आप पकड़ते हैं यहाँ से तो आपको जो है ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। ज़्यादा ठंड मतलब उसने ज़्यादा ठंड को एब्जॉर्ब करा, इसलिए यही रीज़न है। ये प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर का काम करता है, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए हमें वो ज़्यादा ठंडा लगता है। नेक्स्ट, ड्यू टू विच रीज़न द वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प इज वार्म इन विंटर कोल्ड इन समर। अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो एक कैसे यूज़ करती है, बेड कंडक्टर, हम बोल सकते हैं इंसुलेटर। एग्जैक्टली इंसुलेटर तो नहीं होती, बट बेड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर नहीं होती है। ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पर वाटर है, तो जो सन की हेवी लाइट इससे टकराती है। यहाँ का जो सन लाइट, मतलब ये समझिए कि ये समर मंथ है, समर मंथ की जो लाइट है ये जो अर्थ की बॉडी है यहाँ तक ये कोल्ड वाटर तक नहीं जाने पाती है, इसलिए जो है जो समर टाइम पे जो वाटर होता है कोल्ड होता है। सिमिलरली जब विंटर होता है तो विंटर में जब ये वाटर अगर गर्म है और ऊपर की हवा ठंडी है, पर जो अर्थ से बेड कंडक्टर है तो जो ठंडी हवा इसके पास होके ये जो अपना पानी है इसको ठंडा नहीं कर पाते, इसलिए जो होता है हमें अपोजिट देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन विच स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड। देखो कन्वेक्शन हीट क्या होता है,
आपने देखा होगा ये वाटर है। जो अब हम देखते हैं कि कंडक्शन हमने देखा था कि उसमें जो वो पार्टिकल मूव नहीं करते, बिना पार्टिकल मूव किए हीट जो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो किस में देखने को मिलता है? सॉलिड में। जैसे ये हो गया मेटल, मेटल में जो है पार्टिकल मूव नहीं करते, एक तरह से हम हीट करते हैं तो दूसरे और भी मेटल हीट हो जाता है विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पर जो गैस होता है और लिक्विड होता है उसको हम जब हीट करते हैं, सपोज कि ये जो है वाटर है और ये जो है पार्टिकल है और आपने यहाँ से हीट दिया, ये जो पार्टिकल है इसको आपने हीट दिया तो ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। और जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो कहाँ चले जाएगा? सिंक हो जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे वाले पार्टिकल है वो हीट होते जाएंगे, ऊपर से जाते जाएंगे, ऊपर वाले सिंक होते जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या कैसे हो रहा है? पार्टिकल के मूवमेंट से हो रहा है। पार्टिकल के मूवमेंट से जो है हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन में भी हीट होता है। पर कंडक्शन में जो है पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, कन्वेक्शन में जो पार्टिकल वो मूव करते हैं। इन विच फिनोमेना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। यूवी रेस क्या होता है? थर्मल, ये एक प्रकार की रेडिएशन है। तो ये बोल रहा है कि हीट वेव की कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में ऐसी कौन सी फॉर्म है जहाँ पे जो हीट स्ट्रेट लाइन में जाती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो वो कौन सी है? रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन क्या है? मतलब लाइट क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जाती है। और यूवी क्या है? एक प्रकार की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो भी स्ट्रेट जाती है। तो हम बोलते हैं जो रेडिएशन है वो सिमिलरली लाइट के जैसे स्ट्रेट लाइन में जाती है। नेक्स्ट, द सिल्वरिंग इन द थर्मोफ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर बाय विच प्रोसेस? रेडिएशन। थर्मोफ्लास्क होता है, जो थर्मस होता है अपना, उसमें जो अपन बाहर की साइड देखते हैं तो वो सिल्वर पॉलिश होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर का मटेरियल है, सपोज कि ये गर्म है तो इसमें से हीट रेडिएट होगी, हीट रेडिएट होगी। अगर हमने इसको यहाँ पे ग्लास लगा दिया, सिंपल ग्लास, या फिर नॉर्मल कंडक्टर लगा दिया विदाउट शाइनिंग, तो क्या होगा? जो रेडिएट होगी, ये जो हीट होगी ये बाहर चली जाएगी। पर अगर हमने सिल्वर शाइनिंग वाला लगा दिया तो जो अंदर की हीट है उससे टकराएगी, वापस आएगी, उससे टकराएगी, वापस आएगी। तो जो अंदर का मटेरियल है वो हमेशा हीट रहेगा। इसलिए थर्मोप्लास्ट में सिल्वरिंग क्यों होती है? ताकि रेडिएशन से जो हीट है वो लॉस ना हो। एयर कंडीशनर इन मोटर व्हीकल्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? कन्वेक्शन। एसी जो होता है कार में वो किस पे बेस्ड होता है? कन्वेक्शन पे। ये आपकी कार है, ये एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, ये जो यहाँ की एयर है ये इसको हीट करेगा, ये आगे मूव करेगी, हीट होने के बाद मतलब ठंडा करेगा, ये आगे मूव होगी, फिर ये एयर यहाँ आएगी, फिर वो ठंडा होगा, फिर वो एयर आएगी। तो ये क्या हो रहा है? पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है? कन्वेक्शन प्रोसेस से एसी जो है वर्क करता है। अ हॉट कॉफ़ी कप प्लेस्ड ऑन द मेटल टेबल लूज हीट बाय विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन? तीनों प्रोसेस से। देखो, एक ये है हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, और ये जो है मेटल की टेबल है। तो इससे जो हीट लॉस होगी उस किस किस फॉर्म में होगी? तो तीनों में होगी। एक तो ये हीट है तो रेडिएशन फॉर्म में ऐसे चले जाएगी। उसके बाद जो है अपना अंदर की तरफ देखें हम तो जो हीट लॉस होगी वो नीचे जाते जाएगी, मतलब क्या हो गया? कन्वेक्शन हो गया। और जो हीट है इससे मेटल टेबल पे हीट जाएगी, मेटल टेबल से हीट पूरे मेटल टेबल पर ट्रांसफ़र होने लग जाएगी विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या हो गया? कंडक्शन हो गया। मतलब क्या है? तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों हमें देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज, ट्रेड विंड, वेंटिलाइजेशन आर एप्लीकेशन ऑफ विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट? किसके ट्रांसमिशन है? कन्वेक्शन प्रोसेस के। क्यों? क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा है। हमने देखा ये लैंड है, ये क्या है? सी है। तो लैंड और सी से जब वाटर जाता है, मतलब लैंड से जो वाटर सी में जाता है, तो ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स हो रहा है। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। सिमिलरली जो है ट्रेड विंड्स होती है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ITCZ है। जो ट्रेड विंड आती है उसमें भी क्या एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल देखने को मिलता है, तो वो भी क्या है? कन्वेक्शन है। वेंटिलेशन आप घर में देखते हो तो उसमें भी क्या एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर जो रहती है वो पास होती है, तो क्या हो गया? कन्वेक्शन हो गया। नाउ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है? देखो, आपने ब्लैक बॉडी तो देखी होगी जो पूरी काली होती है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वो
पूरी काली को हम कैसे पहचानेंगे? देखो, व्हाट इज कॉल्ड द बॉडी डेट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उस पर आप कोई सा भी रेडिएशन दोगे तो वो टोटली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसलिए हमने देखा होगा जो हम धूप में काली टी शर्ट पहन लेते हैं, अब काला कलर क्या है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म हो जाता है। इसलिए जो ब्लैक कलर है वो ईजिली गर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जो अपना होता है प्रेशर कुकर, जो सोलर से चलता है, सोलर कुकर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कलर मतलब आउटर कलर्स का क्या होता है? ब्लैक होता है, ताकि जो भी सन की रेडिएशन आए वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और जो अंदर का जो फूड रखा हुआ है वो गर्म हो जाए। तो जो ब्लैक कलर है वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या हो गई? जो सारे ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल भी रेडिएशन को आउट ना जाने, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट, विच लॉ सिग्निफाई गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर्स? यही है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। मतलब जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी हो गई, वो गुड इमिटर भी होते हैं। ये कौन किस लॉ ने बताया था? किरचॉफ रेडिएशन लॉ ने। नाउ, ड्यू टू विच रीजन ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक? देखो, किसी भी चीज़ का कलर क्यों दिखता है हमें? सब ये जो मार्कर चल रहा है ये आपको रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो है रेड बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब करके रेड कलर को सिर्फ इमिट कर रहा है, इसीलिए आपको रेड दिख रहा है। सिमिलरली जो ब्लैक बोर्ड होता है वो हमें ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारे कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो उसके कारण क्या होता है? वो ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट, ड्यू टू विच रीजन द आइस इनसाइड द थर्मोफ्लास्क डज नॉट मेल्ट? जो थर्मस वगैरह ये थर्मोफ्लास्क होता है उसमें हम जो भी रखते हैं, आइस रखते हैं, वो तो मेल्ट क्यों नहीं होती है? क्यों? सिल्वर लेयर इज़ अ बेड एब्जॉर्बर। सिल्वर लेयर इज़ अ बेड एब्जॉर्बर। मतलब क्या हुआ? इसका जो सिल्वर जो लेयर है यहाँ पे, वो क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, मतलब इसमें से जो भी हीट वगैरह जो हो रही है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। उसके कारण जो है आइस वो मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, what is emitted by ideal black body? Radiation of all wavelength। देखो, आइडियल बॉडी जो है हमने पढ़ा है कि गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर, तो वो हर रेडिएशन की वेवलेंथ को जो है इमिट करती है और रेडिएट करती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वाई इन डेजर्ट डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ हीट बाय सैंड। जो डेजर्ट होता है उसमें जो रेती होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है और इमिशन करती है। तो जो है डे में क्या करती है? वो वेरी हॉट होती है, मतलब डे में जो सैंड रहती है वो उसको मतलब जो सैंड रहती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बट रात में क्या वो इमिट कर देती है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब स्टेफेंस लॉ एंड विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? देखो, विच लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड यूनिट एरिया ऑफ सरफेस in 1 second is directly proportional to the 4th power of absolute temperature। यही कौन सा लो है? स्टेफेंस लो। जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट पावर के 4th पावर। यही कौन सा लो? स्टेफेंस लो। इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल, हाउ विल द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड चेंजेस? 16 टाइम्स। कैसे? हीट क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4। अगर ये बोल रहा है टी को हम कर दें 2t, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, मतलब क्या हो गया? H इक्वल्स टू 16 टी की पावर 4, 16 टाइम्स बढ़ गया। विच लॉ स्टेट दैट अ पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट? यही होता है विंड्स लॉ। जो होता है परफेक्ट पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, और जो प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार रिप्रेजेंट? जो स्टार होता है उसका जो कलर होता है वो मतलब कैसे पता चलता है कि उसका कलर ये होगा वो होगा? टेम्परेचर से, उसका टेम्परेचर कितना, उससे डिसाइड होता है कि स्टार का कलर क्या होगा। तो जो कलर का स्टार है वो क्या बताता है? उसका टेम्परेचर कितना है। आपने देखा होगा कि कलर कभी कभी वाइट हो जाता है, डार्क येलो दिखने लग जाता है, ऑरेंज, तो क्यों दिख रहा? दैट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। विच लॉ इज यूज टू कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ सन और द
स्टार जो सन और अर्थ का जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो लो काम आता है वो कौन सा लो है? विंड डिस्प्लेसमेंट लो। तो ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिपेंड, अभी हमने पढ़ा ऑन विच फैक्टर, साइज क्या है उसका, टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि स्टार कितना ब्राइट होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? देखो, which law state that a rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference of the body and its surrounding। ये बोल रहा है जो रेट ऑफ कूलिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ बॉडी और टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ सराउंडिंग। ये दिया था न्यूटन्स ने, इसलिए न्यूटन्स इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो, इफ हॉट वाटर फ्रेश टेप वाटर आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, तो कौन सा फास्टर कूल होगा? कौन सा होगा? हॉट वाटर। मतलब इसका क्या हुआ, सपोज कीजिए ये फ्रिज है, इसमें आपने हॉट वाटर रखा और नॉर्मल वाटर रखा, तो इसमें से जो है कौन सा कूल फास्टर होगा? तो कौन सा होगा? सपोज कीजिए ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से सबसे ज़्यादा कूल कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? हॉट वाटर। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप कंपेयर करने लग जाओ कि इससे 25 डिग्री से कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेट किसका, सपोज कीजिए कि एक रेफ्रिजरेटर में आपने दोनों को रखा, तो ये कितना होगा? 10 से हो जाएगा मान लो ये 80, पर वो 25 से कितना हो पाएगा? 24। तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज़्यादा है? हॉट वाटर का। उसका मतलब ये है, इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Now, if the door of a refrigerator is kept open, how the temperature of room will be affected? जो आपने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो जो रूम का टेम्परेचर है उसमें क्या फ़र्क आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? ये फ्रिज है, फ्रिज किस पे काम करता है? इसके अंदर अपना फूड वगैरह रखा है। ये फ्रिज क्या करता है? बाहर की जो एनर्जी रहती है, बाहर की जो हवा वगैरह रहती है उसको ही एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से ही कूलिंग कर देता है जो अंदर फूड रहता है। पर आपने क्या करा? फ्रिज को ओपन छोड़ दिया, तो जो फ्रिज को कूलिंग करना है, पहले उसको इतना एरिया में कूलिंग करना था, अब उसको बहुत ज़्यादा एरिया में कूलिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? अब फ्रिज का तो ओपन है, तो उसको पूरा एरिया मतलब इस टाइप का कूलिंग करना, तो वो क्या करेगा? बाहर के बहुत ज़्यादा एयर को अंदर ले लेगा, तो उसके कारण क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब थर्मोडाइनमिक्स छोटा टॉपिक है। देखो, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब सिंपल है इसका। देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज करो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या हुआ कि इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, ए से हीट बी में नहीं आ रही, बी से ई में नहीं आ रही, दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या? दोनों के पास बराबर हीट है। तो जो जीरोथ लॉ है वो क्या बोलता है कि जो ए बॉडी है वो अगर बी से जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए है वो सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो बोलता है कि आप किसी भी बॉडी को जब हीट देते हैं तो उसमें वो दो चीज़ों में, आपने जो जिस बॉडी को हीट दिया तो वो दो चीज़ों में यूज़ होती है। एक तो उसको इंटरनल एनर्जी में बढ़ाने में, और उसकी इंटरनल एनर्जी में बाकी जो हो जाएगी हीट लॉस हो जाएगी। तो यही हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी हीट यहाँ पे उतनी हीट यहाँ पे, दोनों क्या है? इक्वल है। यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब फर्स्ट लॉ। ऑन विच फैक्टर द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स? किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर कितना है उसी पर डिपेंड क्या करती है कि इंटरनल एनर्जी गैस की कितनी होगी। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस? अभी आइसोबार मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था बार मतलब क्या होता है? बार इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उनको प्रेशर को हम नापते किस में? बार में नापते हैं। तो इसी से हम याद रखते हैं कि आइसो मतलब क्या होता है? कहाँ गया? आइसो मतलब होता है सेम, बार मतलब प्रेशर। तो सेम प्रेशर मतलब रिमेन कांस्टेंट किस में रहेगा? आइसोबैरिक प्रेशर में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। सिमिलरली
मेल्टिंग ऑफ आइस एट मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच थर्मोडाइनमिक प्रोसेस? कौन सी? आइसो मतलब सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग ऑफ जो आइस है इट्स इज मेल्टिंग पॉइंट, ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर पे। आइसोक्रोनिक, देखो आइसो मतलब सेम, क्रोनिक कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम। तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम सेम हो, कॉन्स्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक वॉल्यूम। नेक्स्ट, ब्लोइंग एयर विद द ओपन पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच थर्मोडाइनमिक प्रोसेस? अभी हमने पढ़ा कितने टाइप की होती है, तो आइसो बारीक मतलब क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। देखो ब्लोइंग एयर विद ओपन पाइप, सब ये ओपन है पाइप है, उसमें से जो ब्लोइंग एयर है तो इसमें क्या प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये क्या उनसे प्रोसेस हो गई? आइसो बारीक प्रोसेस हो गई। विच थर्मोडाइनमिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन बस्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ अ बाइसिकल टायर? जो बाइसिकल का टायर होता है इसमें एयर भरी होती है, अगर वो सडन ब्रस्ट हो जाए तो वो कौन सी प्रोसेस है? कौन सी है वो? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? यहाँ पे हीट कॉन्स्टेंट होती है, हीट चेंज नहीं होती है। तो टायर ब्रस्ट करने में कोई हीट चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट, देखो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, अभी सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। Which law stated heat cannot flow by itself from a body of lower temperature to body of higher temperature? मतलब रेफ्रिजरेटर की बात चल रही है। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो टेम्परेचर है वो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है, पर कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट मूव नहीं करती विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट के। तो ये बोल रहा है उससे खुद से, कैन नॉट फ्लो बाई इटसेल्फ, खुद से वो जो है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकती, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हाई से लो जा सकती है, लो से हाई खुद से नहीं जा सकती। अगर आप पंप लगाएं या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं तो ही वो जो है पॉसिबल है। तो ये कौन सा लॉ बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सा डिवाइस होता है वो? स्टीम इंजन, हीट इंजन या स्टीम इंजन। मतलब आपने रेलवे में देखा होगा, जो पुरानी रेलवे चलती थी उसमें कोयला जलाते थे, तो कोयला क्या है? हीट है। और जो उससे क्या होता है, टायर जो घूमते थे, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो काम यूज़ होता था उसको हम बोलते थे हीट इंजन। नेक्स्ट, देखो अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट द होल ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क? यही कौन सा है? सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, या फिर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी क्या बोलता है? जो हीट जो है कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं होती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में लॉस होती है। मतलब आप सपोज कीजिए ये हीट इंजन है, आपने यहाँ से हीट दिया इसको चलाने के लिए, तो जितनी हीट दी उतना ही वर्क नहीं करेगा, थोड़ी बहुत जो हीट है ये लॉस हो जाएगी। यही कौन सा बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। The working of refrigerator is based on which statement of second law of thermodynamics? कि ये क्या है? क्लोजियस स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में जो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है उसमें कौन से स्टेटमेंट पे बेस्ड है? तो क्लोजियस स्टेटमेंट। अ स्टीम इंजन इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हीट इंजन? एक्सटर्नल इंजन। देखो, और जो अपना डीजल और पेट्रोल इंजन वो क्या होता है? इंटरनल कंबशन। मतलब क्या हुआ? जो हीट स्टीम इंजन है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोयला वगैरह जलाते हैं बाहर, उससे जो स्टीम जनरेट होती है उससे हम रोटेट करते हैं या फिर वर्क उससे करवाते हैं। तो ये क्या एक्सटर्नली हो रहा है। पर जो पेट्रोल और डीजल इंजन आपने देखा होगा उसमें क्या है? कंबशन अंदर ही अंदर होता है। पेट्रोल और डीजल आपने डाला और अंदर ही अंदर कंबशन होगा, उससे जो वर्क डेवलप होता है, तो वो किस फॉर्म का हो गया? इंटरनल कंबशन। वो जो हीट इंजन जो पहले रेलवे में यूज़ होता था वो कौन सा होता था? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसी तरह हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।